Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is shielding and de-shielding of protons. Actually, in NMR spectroscopy, I already have given 3 lectures. If you have missed these 3 lectures or any one of these 3 lectures, you can go to my YouTube channel Dr. Veena Ki Science and you can watch them. And if you have any query, you can ask your queries in my comment box. I will try to solve your queries also. आज हम देखेंगे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग एंड शील्डिंग एंड डी शील्डिंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर. एज आई टोल्ड यू दैट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको सिर्फ 6 क्वेश्चंस के आंसर्स को रिप्लाई करना होता है और हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर देते हैं. आउट ऑफ विच 2 ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन की हाउ मेनी पीक्स वी विल गेट and what will be the intensity of peaks in NMR spectra. आज हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ पीक कि वो पोजीशन पीक की कहाँ होगी. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया मीथेन, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है, और दूसरा एग्जांपल लिया मैंने इथीन. दोनों में क्या है 4 हाइड्रोजन, सिमिलर एटमॉस्फेयर के, सिमिलर एनवायरमेंट के, दोनों का एक एक पीक मिलेगा, एक पीक, और दोनों में ही जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी 4 हाइड्रोजन के बराबर होगी. तो अब अगर हमें दोनों का स्पेक्ट्रा दे दिया जाए, इसका भी और इसका भी, दोनों का दे दिया जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्पेक्ट्रा मीथेन का है और कौन सा स्पेक्ट्रा इथीन का है. तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन क्या होता है. ये एक प्रोटॉन था, अपनी ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा था, इसके कारण इसका क्या होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है. मैंने इसका जो फील्ड डेवलप हुआ उसको भी मैंने अपवर्ड माना, मीन्स कि मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना कि ये जो न्यूक्लियस का ये जो प्रोटॉन है ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है. दिस इज स्पिनिंग न्यूक्लियाई या स्पिनिंग प्रोटॉन. अब अगर खाली ये प्रोटॉन ही होता और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखती तो एक फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसकी 2 एनर्जी स्टेट्स बनती, अल्फा और बीटा, और जिसमें अल्फा की एनर्जी कम होती और बीटा की एनर्जी क्या होती, ज्यादा होती. ये हम सब जानते हैं और माना कि वो जो फिक्स्ड फील्ड स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर 2 स्टेट्स अलग अलग हो जाती हैं, वो आई कंसिडर दैट इट इज H = 10. उसको हमने कितने पे मान लिया, 10 के ऊपर. दिस इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू जिसको मैं सिर्फ समझाने के लिए काम में ले रही हूं. तो अब होगा क्या कि जब आप इसका पीक बनाएंगे तो इसका पीक 10 के ऊपर आपको मिलने वाला है. अब मैंने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर किया कि इसके बाहर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है, अपनी ही एक्सिस के ऊपर या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और क्योंकि ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, रिवॉल्व करता है. ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. इलेक्ट्रॉन के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या हम उसको कहते हैं सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या उसका दूसरा नाम होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका ओरिएंटेशन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के और जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल है, एंटी पैरेलल है. अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो पैरेलल था इस तरीके से, और ये कम होगा, तो सपोज ये 2 के बराबर जनरेट हुआ, तो इसने किया क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो इस प्रोटॉन को 10+2 के बराबर एक्सपीरियंस होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि पहले ये प्रोटॉन अकेला था, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ये सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, और सपोज जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 10 के बराबर है तब इसकी 2 स्टेट्स बन जाती हैं, अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा लोअर एनर्जी की और बीटा हायर एनर्जी की. और उससे पहले ये क्या रहते हैं, रैंडम ओरिएंटेड रहते हैं, इसकी कोई 2 स्टेट्स डिफरेंट नहीं होती.
इसके बाहर, क्योंकि एक्चुअली ये अकेला नहीं होता, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, क्योंकि दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, और जब ये मूवमेंट करते हैं तो इनके चारों तरफ भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसकी डायरेक्शन या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है। सपोज फर्स्ट केस में वो पैरेलल है, तो अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटॉन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो इस प्रोटॉन को ये वाला भी फील होगा, ये भी फील होगा। तो जब आप इसको बाहर से 10 के बराबर देते हो तो एक्चुअली ये कितना फील करता है, 12 करता है। इसका मतलब ये तो उस 10 वाली लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो जब आपने बाहर, क्योंकि आप बाहर धीरे धीरे ही इंक्रीज कर रहे हो, पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, तो इसका मतलब जब बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 8 था और ये इलेक्ट्रॉन्स का 2, इसने तो तभी फील कर लिया 10 के बराबर, और जब इसने पहले ही फील कर लिया तो उसके इसमें 10 आए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये उससे पहले ही क्या करता है, 8 के ऊपर ही अपना पीक दे देता है। तो ऐसे प्रोटॉन्स जिसमें जो इंड्यूस्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उसकी पैरेलल स्पिन है, तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, डी शील्डेड प्रोटॉन्स। हम इनको क्या कहते हैं, डी शील्डेड प्रोटॉन्स, क्योंकि अब आपको 10 की जगह कितना लगाना पड़ रहा है, 8 के ऊपर ही आपको पीक मिल रहा है, तो इनका पीक लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। पीक कहां से, 10 से 8 के ऊपर आ गया, डाउन फील्ड आ गया, क्योंकि आप इस स्पेक्ट्रा में ऐसे एच को इंक्रीज करते हो तो आपका पीक लेफ्ट साइड आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड हो गया। नेक्स्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसे ना जनरेट होके अपोजिट डायरेक्शन में होता, यानी कि +2 ना होकर ये क्या करता, -2 करता, एंटी पैरेलल होता। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि अगेन इट इज इन बिटवीन प्रोटॉन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, जब आप 0 लगाओगे तो ये तो -2 फील करेगा, जब आप 6 लगाओगे तो ये 4 के बराबर फील करेगा, जब आप 10 लगाओगे तो -2 करके ये 8 ही फील करेगा, और इसकी 2 स्टेट्स अल्फा बीटा नहीं बनेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसको 12 करोगे, अब क्या होगा, ये 2 माइनस होके इसको कितना फील हो जाएगा, 10 फील हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा कि जो आपको पीक मिल रहा है वो 12 के ऊपर मिल रहा है, यानी कि अब 10 के ऊपर ना मिलके यहाँ पे आपको पीक मिलता है 12 के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हाई स्ट्रेंथ हाई करनी पड़ रही है आपको पीक लेने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इस प्रोटॉन को शील्डेड प्रोटॉन, कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को शील्ड कर रखा है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, तो इसको हम शील्डेड बोलते हैं। और जो पहले वाला प्रोटॉन था, जब वो पैरेलल थी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसे वाले प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स। तो ये तो था अगर हाइड्रोजन का अपना प्रोटॉन की बात करें, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करते हैं। सिमिलरली इथाइलिन में, सिमिलरली कार्बोनाइल डबल बॉन्ड्स में और एसिटाइलिन्स में। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि जो बेंजीन रिंग के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, वो पैरेलल अरेंज हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, या एंटी पैरेलल हो रहे हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दो या एक फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज बेंजीन रिंग। आप समझ सकते हो ये बेंजीन रिंग मैंने हेक्सागन बनाई है, ठीक है, थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी। अब आपने इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसे ही मूवमेंट करना है प्लेन में, क्योंकि एक रिंग इलेक्ट्रॉन्स की ऊपर होगी, एक रिंग इलेक्ट्रॉन्स की नीचे होगी, और इसमें हाइड्रोजन कहाँ होता है, ऐसे किसी एक पे मैंने दिखा दिया, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर। ऑल 6 कार्बन्स हैव 6 हाइड्रोजन, यानी कि ऑल हैव 1 हाइड्रोजन। अब क्या होने वाला है कि ये देखो, जो ये बेंजीन रिंग है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्लेन में चक्कर काट रहे हैं, ओके। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से, आइदर दिस और दैट, क्योंकि जो राइट हैंड रूल होता है उसमें अगर डायरेक्शन इसकी
करंट की ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है अपवर्ड, ये अपवर्ड है, तो हम क्या देखते हैं, एसिटाइलिन के बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन रिंग के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऐसा फील्ड जनरेट करते हैं जो इसके क्या होता है, पैरेलल होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में, उसी प्लेन में जिस प्लेन में हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, जिस प्लेन में हाइड्रोजन है उसी प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज इंड्यूस्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमेशा आपको ऐसा वाला ही मिलने वाला है। तो ये देखो, ये बेंजीन रिंग मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, ये इसके 2 हाइड्रोजन मैंने बना दिए, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसी रिंग में प्लेन के ऊपर भी, प्लेन के नीचे भी दे आर मूविंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है, ऐसे इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो मैंने ऐसे दिखाई है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये ऐसे जाके ऐसे जुड़ रही हैं हाइड्रोजन के साथ, ये इधर से आई और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, तो इस तरीके से। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी ऐसे ही चली गई, तो ये इसलिए क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो हम क्या देखते हैं, जो बेंजीन के हाइड्रोजन है दे आर डी शील्डेड, इनका जो स्पेक्ट्रा है वो स्टैंडर्ड पोजीशन से डाउन फील्ड मिलता है। ओके, और अब हम देखेंगे कार्बोनाइल में, इथीन में और एसिटिलीन में कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सपोज ये आपके पास एक प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन अपनी ही एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहा है, ये स्पिनिंग एक्सिस है इसकी। अगर ये अकेला है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको उतना ही एक्सपीरियंस होगा जितना कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी चक्कर कर सकते हैं। देखो जैसे ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स की रिंग सपोज कर ली कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो इसका जो फील्ड होगा, अगर एट ए टाइम वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो डायरेक्शन ये हो गई मूवमेंट की, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है वो इधर दिस और दैट साइड होगी। डिपेंड करता है, वो राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं कि ये अगर इस तरफ है तो डायरेक्शन अप होगी, और ये अगर इस तरफ है तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है अप, तो ये भी अप, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और अगर ये डाउनवर्ड है इस तरीके से और ये अपवर्ड है, तो वो क्या होंगे, नीचे की तरफ जाके उसकी डायरेक्शन अपोजिट होने से या एंटी पैरेलल होने से वो कैंसिल हो जाती है। तो ये मैंने आपको बेंजीन रिंग में बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये देखो, ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसमें ये हाइड्रोजन है। तो ये इस कार्बन की बात करो, वो यहाँ सेंटर में होगा, बिल्कुल सेंटर में। इसके 2 तरफ क्या होंगी, 2 हाइड्रोजन होंगी, और एक तरफ क्या होगी, ऑक्सीजन। वो भी कैसे बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। ये डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, इस तरीके से। जैसे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये इसी प्लेन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इसी तरीके से ऐसे मूव करते हैं, तो इनके ऐसे मूवमेंट करने की जो प्लेन है और ये जो हाइड्रोजन के प्लेन है, ये एक ही प्लेन में है। इसीलिए बेंजीन रिंग के जैसे ये भी क्या करते हैं, उसको, उसके पीक को, जैसे अगर वो स्टैंडर्ड पीक यहाँ पे आना था, तो ये क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है, तो आपको 10 के प्लेस पर 8 पर ही पीक मिल जाएगा, 7 पे मिल जाएगा, 6 पे मिल जाएगा। तो यानी कि आपका पीक जो प्रोटॉन का पीक है, इस प्रोटॉन का पीक वो कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड चला जाएगा। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लूं, तब भी ये सेम उसमें रोटेशन होगा, और ये हाइड्रोजन और ये एक ही प्लेन में रहेंगे, तो इसका फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
पैरेलल होंगे, यू विल ऑब्जर्व हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एट डाउन फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन हमने बात की ट्रिपल बॉन्ड की, ये एसिटाइलिन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये कार्बन कार्बन और दो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक डबल बॉन्ड, एक ऊपर एक यहाँ पे है पाई बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल कर रहे हैं इस तरीके से वो इसके ऊपर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जब उसकी डायरेक्शन, ये देखो ऐसे आके ऐसे जा रही है, तो जब डायरेक्शन ऐसे ऐसे घूम रही है तो वो क्या होगा, इस तरीके से फील्ड डेवलप होगा, यूं फील्ड निकल के आएगा। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा बताओ कि अब ये इसको रीइंफोर्स नहीं करेगा क्योंकि ये एक ही प्लेन में नहीं है। ये ट्रिपल बॉन्ड था सिलिंड्रिकल, कैसा होता है, ये तीनों मिलके सिलिंड्रिकल बॉन्ड बना देते हैं, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो इसका जो पीक है इस हाइड्रोजन का, वो इंस्टेड ऑफ 10 इंस्टेड ऑफ 8 यू ऑब्जर्व एट 12, तो यानी कि अप फील्ड पे। इसको मैंने ये वर्टिकली भी समझाने की कोशिश की है कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, ये इसके 3 बॉन्ड थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन था। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ इस बॉन्ड के, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो इन इलेक्ट्रॉन्स का बना। और ये आप देख सकते हो किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये अल्टीमेट क्या करेगा, इसको एंटी पैरेलल होने से कैंसिल आउट करेगा और पीक को अप फील्ड शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट मतलब थोड़ा सा चेंज, एक जगह से दूसरी जगह। और केमिकल शिफ्ट मतलब केमिकल्स के कारण, केमिकल बॉन्ड्स के कारण पीक में लेफ्ट राइट शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो वी डिफाइन लाइक दैट, शिफ्ट इन द पीक, मतलब पीक में शिफ्ट होने वाली है ये, बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। शील्डिंग और डीशील्डिंग किसके कारण, बाय सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्ड्स। तो वही बात आ गई ना कि केमिकल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग और डीशील्डिंग के कारण हम क्या देखते हैं, पीक इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड जो शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और ये जो केमिकल शिफ्ट है इसको जनरली हम क्या देखते हैं, हर्ट्ज में डिनोट करते हैं और या साइकिल पर सेकेंड में। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो पीक है वो ऑलमोस्ट 700 की रेंज में आ जाती है। यानी कि अगर इस जगह से शुरू हुई तो प्लस माइनस 700 के बीच में क्या होगी, इसकी रेंज होगी, स्टैंडर्ड पीक से प्लस माइनस 700 तक। यानी कि अगर हाइड्रोजन अकेला है और उसकी यहाँ पे पीक आ रही है एक्स पोजीशन पे, तो अब इधर और इधर मिला के प्लस माइनस करके 700 के बीच में लगभग सारे कंपाउंड्स की, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके पीक हमें मिल जाते हैं। और हम जनरली कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर काम में लाते हैं, हम काम में लाते हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 14,100 है, और इसको हम 16 × 10⁶ हर्ट्ज भी कह सकते हैं। और जब ये शिफ्ट आती है तो कितनी शिफ्ट आती है, जैसे आपने एक पीक लिया प्योर हाइड्रोजन का, फिर उसको किसी एक कंपाउंड में लिया, तो जो प्लस माइनस शिफ्ट होती है वो कितनी होती है, ओनली 1 × 10⁸, यानी कि 10 की पावर 8 में केवल एक का जितना चेंज हो, एक कम या एक ज्यादा कर दें, इतना सा प्लस माइनस शिफ्ट होता है। और इसको नापना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी अगर आप खाली हाइड्रोजन ले रहे हो अकेला, तो उसका पीक को एज ए मतलब एब्सोलूट पीक लेना बहुत मुश्किल होता है। हमें एब्सोलूट पीक्स बहुत जल्दी से क्या मिलते ही नहीं हैं। हम ऑलवेज कौन से पीक नापते हैं, हम नापते हैं रिलेटिव पीक। अब रिलेटिव मतलब किसी एक पीक के रेस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में हम दूसरे पीक की पोजीशन बताते हैं। जब हम किसी स्टैंडर्ड पीक के रेफरेंस में हम पोजीशन बताते हैं तो जो पीक्स की पोजीशन की जो एक्यूरेसी है वो ±1 तक होती है, हर्ट्ज तक। तो यानी कि हम कितना एक्यूरेट बता पाते हैं
कि हम अगर एक रेफरेंस पीक के रेस्पेक्ट में तो बता सकते हैं कि ये यहाँ है तो इससे 10 दूर या इससे 12 या इससे 15 दूर, लेकिन एब्सोल्यूट पीक की भाई इतनी स्ट्रेंथ पे 14,100 गॉस का आपने ले रखा है तो जी 7,000 पे मिलेगी या 7,001 पे मिलेगा पीक, ये हम जल्दी से मेजर नहीं कर सकते। और इसको हम क्या करते हैं हर्ट्ज में और साइकिल पर सेकंड में हम डिनोट करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम स्पेक्ट्रोस्कोप में हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। नो, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही चेंज करते हैं, लेकिन हम जानते हैं मैग्नेटिक मिथाइल सीलेन, टेट्रामिथाइल सीलेन का फॉर्मूला होता है SiCH3 इसमें हम जैसे कि स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है कि एक सिलिकॉन से 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और ये चारों मिथाइल क्या करते हैं 3 हाइड्रोजन रखते हैं अपने पास, तो ये 12 की 12 हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम है, तो ये इनका सेम सेट बनता है क्योंकि इनका सेम एनवायरमेंट है। तो इन 12 हाइड्रोजन के कारण यू गेट ओनली 1 पीक, और वो जो पीक होगा उसकी इंटेंसिटी आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी होगी, काफी ज्यादा होगी उसकी पीक की हाइट, क्योंकि 12 आइडेंटिकल हाइड्रोजन्स वी हैव। इसमें सिलिकॉन की नेगेटिविटी 1.8 है और जबकि कार्बन की कितनी होती है 2.5, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो कार्बन इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा, ऐसे ये कार्बन, तो सारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, तो जब कार्बन के पास ज्यादा है तो वो किसको देगा हाइड्रोजन को देगा, तो यहाँ हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं शील्डेड होते हैं, और जब ये शील्डेड होते हैं तो इनका जो पीक है वो आपको राइट साइड पे मिलता है। अगर आपका ये ग्राफ चल रहा है तो ग्राफ के कहा मिलेगा ये राइट साइड पे। तो बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन दिस, हम क्या देखते हैं उनका पीक इसके रेफरेंस में इसके रेस्पेक्ट में हमें लेफ्ट साइड पे मिलते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट शील्डेड हाइड्रोजन सेट। ये जो सेट ऑफ हाइड्रोजन है ये मोस्ट शील्डेड है, हालांकि कहने में हम इसको यही कहते हैं कि ये मोस्ट शील्डेड है, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स नोन है जिनका पीक इससे भी आगे जाता है। तो हम क्या करते हैं जिस सैंपल का हमें स्पेक्ट्रा लेना होता है उस सैंपल में इसकी कुछ क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोप उस सैंपल का पीक लेता है साथ साथ इस कंपाउंड का भी लेता है, तो आपको हर पीक में एक तो ये रेफरेंस पीक मिलता है और इसके रेस्पेक्ट में जो कंपाउंड है उसका पीक लेफ्ट साइड पे इधर 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 मिलता है। तो हम क्या करते हैं इससे इसकी डिस्टेंस नापते हैं, इससे इसकी शिफ्ट नापते हैं इस तरीके से कि वो कितना इस साइड है, और उस शिफ्ट को भी हम स्टैंडर्ड टर्म्स में भी और रिलेटिव टर्म्स में भी, जैसे कि मीथेन का हमने नापना है तो हम कह देंगे कि मीथेन का पीक हमें यहाँ पे मिला 3 पे। अब अगर हमने मीथेन में अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया तो उसपे कितनी शिफ्ट हुई, सपोज वो इधर शिफ्ट हो गया, तो हम क्या कह देंगे कि ये मीथेन का स्टैंडर्ड है 3 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या है अमीनो ग्रुप, अगर उसमें लगा हुआ है तो मिथाइल का है। तो अगर हमें एल्कोहल लगाया वो इधर आ गया तो हम कह देंगे एल्कोहल में वो राइट शिफ्ट होता है, अमीनो में वो क्या होता है लेफ्ट। ये मैं एक आर्बिट्ररी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। साथ में क्या देखते हैं हम कि ये जो टेट्रामिथाइल सीलेन है ये इनर्ट कंपाउंड है, जब इसको किसी कंपाउंड में ऐड करते हैं तो ये उससे रिएक्शन नहीं करता बल्कि उसमें जाके अच्छे से मिसिबल हो जाता है और होमोजीनसली क्या करता है मिक्स होके आपको पीक देता है। नेक्स्ट ये वोलेटाइल है, आपने इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा ले लिया, बाद में आपने उस कंपाउंड को बाहर निकाला तो विदाउट अफेक्टिंग द कंपाउंड आप अपने कंपाउंड को रिकवर भी कर सकते हो। कैसे कि आप ये वोलेटाइल है, इसका 300 केल्विन पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट जो कि बहुत ही कम है, तो ये आप इसको ओपन छोड़ दो या हल्का सा गर्म करो, ये उसमें से एवोपरेट हो जाता है और आपको आपका कंपाउंड रिकवर हो जाता है। तो इस तरीके से हम जनरली टेट्रामिथाइल सीलेन को एज ए रेफरेंस कंपाउंड काम में लाते हैं और इसके पीक के रेस्पेक्ट में हम अदर कंपाउंड्स के पीक की पोजीशन को बताते हैं। केमिकल शिफ्ट को डिनोट करने के लिए वी हैव 2 स्केल्स, डेल्टा स्केल एंड टाउ स्केल। हम क्या करते हैं इसको नापने के लिए हम इसको पहले तो हर्ट्ज में ही नापते हैं। कैसे कि आपने अगर 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया जिसकी की फ्रीक्वेंसी 60 मेगा हर्ट्ज है, उसके ऊपर आपने एसीटोन के लिए
स्पेक्ट्रा लिया तो आपको मिलता है 126 पे। लेकिन उसी एसीटोन को अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे नापते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो 100 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट पे उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 210। तो अब आपके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि क्या हर कंपाउंड की जितने भी टाइप की हाइड्रोजन्स हैं उनको हम एज पर देयर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी भी याद करें कि भाई 60 मेगाहर्ट्ज पे इतना है, इसके ऊपर इतना है। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने यूनिटरी मेथड दिया। क्या कि अगर 60 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट काम में ला रहे हो तो आपको जो पीक मिलता है वो 126 पे मिलता है, और अगर 60 मेगाहर्ट्ज की जगह आप 1 मेगाहर्ट्ज वाला लाओ, यूनिटरी मेथड यही तो होता है, तो क्या होगा आपका ये आ जाएगा 60 मेगाहर्ट्ज, और 60 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁶। तो अब ये क्या आ रहा है आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये 10⁶ तो -6 बन जाएगा ऊपर आके, और फ्रैक्शन में कैरी ऑन करना क्या होता है मुश्किल। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे दिया कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे नापो, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को नीचे डिवाइड कर दो, ऊपर जो वैल्यू आई है उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके मेगाहर्ट्ज वाले को हर्ट्ज में कर दो और साथ में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका पीपीएम में रिजल्ट होगा। तो देखो उन्होंने 126 इंटू 10⁶ इसको सिर्फ फ्रैक्शन से इंटीजर बनाने के लिए किया, और 60 मेगाहर्ट्ज उसकी क्या थी इंस्ट्रूमेंट की, तो आपके पास आंसर आया 2.1 पीपीएम। अब आपने एसीटोन की ये वाली वैल्यू ली 210, अब आपने इसको 100 वाले पे लिया था तो 100 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶ तो आपको क्या आता है 2.1। तो आपने देखा यूनिटरी मेथड लगाने से अब आपको इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या मिल जाती है वैल्यूज डायमेंशनलेस। एक तो अब पीपीएम है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आपको इंस्ट्रूमेंट का फील्ड की स्ट्रेंथ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड ओनली ऑन केमिकल एनवायरमेंट, कि वो 126 पे आना है या 120 पे आना है कि 220 पे आना है। इट विल डिपेंड ओनली एंड ओनली कि ये 2.1 आएगा 2.2 आएगा, डिपेंड्स ऑन केमिकल एनवायरमेंट। तो हमारा डेल्टा स्केल क्या होता है कि आप डेल्टा न्यू नाप लो, ये अगर टीएमएस का स्केल था तो यहां से आप देखो कितनी फ्रीक्वेंसी पीछे आ रहा है, और उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में लिख के आप हर्ट्ज में कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 इंटू 10⁶, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो भी रिजल्ट आया ये डेल्टा में आया। अब अगर टाउ में आपको बताना है, जो इसका सेकेंड स्केल है, तो हम 10 माइनस डेल्टा कर देते हैं, और जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड है उसको हम 0 मान के चलते हैं, उसकी पोजीशन को मैंने आपको बताया था हम एब्सोल्यूट कभी भी नहीं निकालते, हम रेफरेंस निकालते हैं, तो रिलेटिव वैल्यूज निकालते हैं। तो अगर ये टीएमएस का पीक है, एक तो ये बहुत लंबा होगा बिकॉज ऑफ 12 हाइड्रोजन, और शील्डेड है तो राइट साइड होगा। बाकी सारे हमारे जो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट वो 0 से लेकर 10 के बीच में सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं। बहुत ही कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो 0 के इधर आए या फिर 10 के इस साइड जाए। और अगर हम टाउ में डिनोट करते हैं तो यहाँ पे जहाँ ये क्योंकि 10 माइनस डेल्टा करना है तो आप 10 माइनस 10 करोगे तो 0, 10 माइनस 9 करोगे तो 1, और 10 माइनस 0 करोगे तो 10। तो इसकी वैल्यूज ऐसे चलती है। इट इज अप टू योर चॉइस, यू वांट टू डिनोट इन डेल्टा वैल्यूज और यू वांट टू डिनोट इन टाउ स्केल। तो दिस वाज माय केमिकल शिफ्ट लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, पोजीशन ऑफ पीक। हमने नंबर ऑफ पीक्स, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स को पहले डिस्कस कर लिया है। जिसने मेरे वो लेक्चर अटेंड नहीं किए प्लीज आप मेरा चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उनको देखिए, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। और आगे के मेरे लेक्चर देखते रहिए ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल पे एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।